आज मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि मेरे पिताजी हमें कहानी के रूप में बताया करते, क्योंकि वो 39 से लेके 46 तक सेकेंड वर्ल्ड वार में रहे। 7 साल तक विभिन्न देशों की जेलों में रहे और फिर 46 में के लास्ट में वो घर आए। हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे, उसके बाद की जनरेशन है, उसके बाद ही हम सब बहन भाई पैदा हुए। हम जब छोटे थे तो एक आध बार टाइम होता था तो अपने जीवन की जो घटनाएं थी वो बताया करते थे, वही मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। मेरे पिताजी ने बताया कि जिस टाइम पे मेरे पिताजी आर्मी में गए, अकाल पड़ते थे, कोसों तक कोई पेड़ भी नहीं होता था हरा, भूखमरी थी, न पानी था, न ही बरसात होती थी। जमीन में भी पानी इतने नीचे था कि निकालते निकालते थक जाया करते थे। ऐसी स्थिति में उन लोगों का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल था। अंग्रेजों का टाइम था, देश आजाद नहीं था, गुलाम था, हर एक चीज की मारामारी थी। लोग अनाज लेने के लिए छोटे मोटे गांव से हमारा शहर कस्बा बेरी, जो अंग्रेजों के टाइम से कस्बा है, वहां छोटे मोटे गांव से घी लेके लोग बेचने आते थे। लेकिन सुबह से शाम हो जाती थी, अपना घी खा लेते थे, लेकिन कोई खरीदार नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं थे। वो बताते थे कि हम कई मीलों चल के पेड़ों के पत्ते उतार के लाया करते और पेड़ों के पत्ते अपने पशुओं को डालते थे। जब पशु खाते थे, पेड़ों की छाल गेहूं और चने में मिला के पिसाई होती थी और उस आटे से लोग रोटी खाते थे। तो मेरे पिताजी बताते थे कि जब वो छोटे थे तो हमारी दादी ने जैसे तैसे करके 2-2 रोटी सभी को दी और वो 2 रोटी मेरे पिताजी लेके जंगल में चले गए। थके हुए थे, पेड़ पे बांधी कि चलो भूख लगेगी तब यही 2 रोटी हैं, ये खा लेंगे। लेकिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, थके हुए थे, सो गए। अब सपना आया या पता नहीं सच्चाई थी, वो भी यही बताते थे। कोई साधु आया, बोला बेटा भूखा हूं, खाना चाहिए। बोला मैंने मन मार के कहा कि बाबा मेरे पास 2 रोटी हैं, आप ही पेड़ से उतार के खा लीजिए। मैंने देखा कि बाबा ने वो रोटी उतारी और खाने लग गया। लेकिन मैं नींद में था, पता नहीं सपना था या सच्चाई थी, वो तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन मेरी जब आँख खुली तो 2 रोटी एज इट इज उसी पेड़ की टहनियों पे बंधी हुई थी। मैंने परमात्मा का नाम लिया और रोटियां खाई और थोड़ा बहुत जो बोतल में पानी था वो पिया और पत्ते उतार के और चल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वहां बंगला बोलते हैं, जहाँ अंग्रेजों के टाइम का है, उसमें बोले भाई जो भी नौजवान है, सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाली थी, कुछ थोड़ी बहुत हो चुकी थी, वो भर्ती के लिए आ जाओ। अब हर जगह भूखमरी थी, गांव के नौजवान बंगले में चले गए और उन्होंने तो थोड़ा बहुत फीता मारा, जो अट्टे कट्टे दिखे वही चलो आर्मी में। अब अंग्रेजों का क्या था, वो जवान से ज्यादा हथियार को महत्व देते थे कि जवान मर सकता है, हथियार वापिस आना चाहिए। ऐसे करके काफी सारे फौज में भर्ती हो गए
और अंग्रेजों ने क्या किया, उनको विदेशों में लड़ाई के लिए झोंक दिया। मेरे पिताजी के पास 9 मेडल थे, 9 देशों की फतेह उन्होंने उनकी तरफ से की थी। फिर क्या हुआ कि जर्मनी में कैद हो गए और हिंदुस्तान के जितने भी जो सिपाही बचे हुए थे, काफी सारे तो मारे गए थे, जो 10, 20, 100, 50 बचे हुए थे वो जर्मनी के अंदर कैद हो गए। अब जर्मनी की जेल में भाषा नहीं आती थी और कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सुना था कि जो आर्य हैं, जो हम हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह ये सब आर्य हैं और ये जर्मनी से आए हुए हैं, उन्होंने ऐसा सुना हुआ था। तो उन्होंने उनको उनकी भाषा में थोड़ी बहुत टूटी फूटी सीख के कहा कि भाई जुल्म मत करो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम यहीं से गए हुए हैं, वहां जाके आर्य बने और हम अब अंग्रेजों भूखमरी के कारण, समस्या के कारण, समय की मार के कारण हम जो है ना लड़ाई में झोंक दिए गए और हम यहाँ कैद हो गए। अब क्या था कि जर्मनी की जेल के अंदर जो भी कोई बगावत करता था उसे सरेआम बाहर निकाल के सभी कैदियों के सामने पेट्रोल डाल के फूंक दिया जाता था ताकि कोई और कैदी विद्रोह ना करे। अब निकलना भी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने ऐसी जेल बना रखी थी जिसके कई कई दरवाजे थे, उसके चारों तरफ लोहे की बाड़ थी, खाई खोदी हुई थी और बहुत ज्यादा इंतजाम था। बहुत सारे जेल में ना खाना मिलने की वजह से मर गए, बहुत सारे यातनाओं से मर गए, कुछ साहसी थे जो बच गए। मेरे पिताजी बताते थे कि हमने रात को थोड़ा बहुत निकल के किसी के जान पहचान के थ्रू और जेलर के पास जाते हैं। जेलर से कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, हिंदुस्तान से हैं, हमें आप एक बार मौका दीजिए बाहर निकलने का। जर्मनी वाला बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूं, यदि आपकी जान बचाऊंगा तो मेरी जान भी ऐसे ही जाएगी जैसे तुम्हारी जाती है, मेरे को भी ये लोग ऐसे ही फूकेंगे जैसे किसी भी कैदी को सजा मिलती है वही मुझे भी मिलेगी। वो कहते हैं कि देख लो, यदि कई भाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के काफी लोग थे जो जर्मनी की कैद में थे, कि आपकी एक जान के बदले हमारी 50-100 जानें बच सकती हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें बचा लेना, नहीं इच्छा हो तो देख लेना, हम तो यहाँ घुट घुट के मर ही रहे। फिर क्या हुआ कि उस जर्मनी के बंदे को रहम आया और उसने अपनी एक जान की बलि 100 जानों के बदले देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने चौकीदार को भेजा कि भाई जाओ हिंदुस्तानियों को जेल से रिहा कर दो, रात के समय एक बार गेट खोल देना, सभी निकल जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हूटिंग कर दी, उनको 100 बंदों को बाहर निकाल के हूटिंग कर दी कि भाई जेल से जो कैदी थे वो फरार हो गए। अब पता नहीं उस जेलर का क्या हुआ, जैसे मैंने सुना उसको आग लगा के फूका गया या बख्शा गया, या उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब के सब हिंदुस्तानी जो जर्मनी की जेल से निकले वो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। उनको पता ही नहीं था कि कहाँ भाग रहे हैं। पहाड़ थे, टीले थे, ठंड थी, बरसात थी, लेकिन भागते रहे। जो भी कुछ जंगल में उन्हें मिला वही खाया, जैसा भी पानी मिला वही पिया। बहुत से साथी रास्ते में दम तोड़ गए। कुछ ही बंदे ऐसे थे जो कि साहसपूर्वक जर्मनी की सीमा में एंट्री कर गए।
स्विट्जरलैंड की सीमा में एंट्री कर गए। वहां जमींदार थे, उन्होंने जमींदारों से रिक्वेस्ट की कि जी हम हिंदुस्तान से हैं और जर्मनी से भाग के आए हैं। स्विट्जरलैंड वालों ने कहा कि अब तुम ओपन हो सकते हो क्योंकि जर्मनी की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। अब उन्होंने अपने आप को ओपन किया। वहां क्या था, खेतों के अंदर हर एक के खेत में, प्रत्येक के खेत में एक एक मकान बना हुआ था। उसमें बच्चों के झूले लगे हुए थे और मांस के टुकड़े टंगे हुए थे कि बच्चा रोता था तो एक पीस दे देते थे और बच्चा उसको चूसता रहता और खेलता रहता और परिवार वाले वहां खेत में काम करते रहते। मेरे पिताजी के द्वारा जो बताया गया कि स्विट्जरलैंड के लोग यूरोप कंट्री में उन्होंने सबसे अच्छे लगे। जिसके खेत में भी वो थे, मेरे पिताजी को एक जमींदार अपने घर ले गया। जाके उसने अच्छे कपड़े दिए, खाना दिया, अच्छी तरह से रखा। काफी दिन हो गए रहते हुए उनकी लड़की थी जवान, वो बोली कि पापा ये इंडियन मुझे पसंद है, लेकिन इंडियन की तो पहले ही शादी हो चुकी थी। उसके फादर ने अपनी भाषा में कहा कि मेरी लड़की आपको चाहती है, तू यहीं रह मेरा दामाद बन के। लेकिन इंडियन को ये बात मंजूर नहीं थी। मेरे फादर ने कहा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मैं तो अपने देश जाऊंगा, अपने परिवार में जाऊंगा, अपने माँ बाप के पास जाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, लोग देखने आते थे, वो बताते थे कि इंडियन आया हुआ है, कितना सुंदर है, काले काले बाल हैं, लंबा हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान थे मेरे फादर। फिर क्या हुआ कि जब नहीं माने कि हमारे को तो अपने देश ही जाना है, वहां कोई एयरफोर्स का ऑफिसर था स्विट्जरलैंड के अंदर, उनको बुलाता है जमींदार और उनसे मिलवाता है कि भाई किसी न किसी तरह करके और इनको इंडिया में भेजा जाए। अब उनके पत्र व्यवहार से, इंडियन एम्बेसी से बात करके या जो है आर्मी से बात करके, जैसे तैसे करके उसने इंडिया से संपर्क किया कि तुम्हारे बंदे स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। अब वहां उस टाइम पे हवाई जहाजों का कम और शिप का ज्यादा प्रचलन था। स्विट्जरलैंड से शिप में बैठा दिया गया और वो इंडिया में आ गए। उसके बाद इतने 7 साल तक कई देशों की जेल में रहने के बाद जब वो इंडिया आए तो मेरे दादाजी को सब कहते थे कि तेरा लड़का गुजर गया है, आस छोड़ दे। लेकिन मेरे दादाजी भी कभी आर्मी में थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे आस छोड़ने वाला नहीं हूं, मेरा बेटा जिंदा है। जब मेरे पिताजी गांव में आए तो लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो शक्ल ही नहीं रह रही थी। जब दूर से दिखाई दिए, मेरी दादी ने सोचा कि कभी मेरा बेटा भी ऐसे ही आएगा। जब अंदर घुसने लगे अपने घर में, तब दादी ने पहचाना कि ये तो मेरा ही बेटा है। ऐसे करके मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ के 7 साल गुजारे। उसके बाद भी सन 47 में जब देश आजाद हुआ तो जितने भी आर्मी वाले थे उनको सरकार ने एक एक बंदूक दे दी कि भाई पार्टीशन का टाइम था और अब अपने बंदों को जो पाकिस्तान जाना चाहते थे मुस्लिम, उनको भेजना था और हिंदुओं को वापस लेना था। तो जितने भी आर्मी वाले थे, जिनको भी हथियार चलाना आता था, सबको एक एक बंदूक इशू कर दी गई कि भाई अपने लोगों को बचाओ और अपने भाई मुसलमानों को बचा के जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान भेजो। फिर और रोल अदा किया उन्होंने। उसके बाद भी जब सन 62 की लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की,
पार्टीशन के बाद। फिर थोड़े से दिन के लिए फौज में चले गए, सिर्फ लड़ाई में, क्योंकि उनका खून खोलता था। वो आर्मी में रह चुके थे, देशभक्ति उनके अंदर थी। फिर चले गए और फिर लड़ाई लड़के आए। वो यूं कहते थे कि कोई किसी को नहीं मारता, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम भाइयों के लाशों के ओट करके मोर्चा बना के लड़े हुए हैं। यदि ऐसा होता तो क्या हमारे भाई हमें नहीं कहते कि हम तो जान गंवा चुके हैं, तुम अपनी जान बचाने के लिए हमें क्यों हथियार बना रहे हो। वो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही खुले विचारों के इंसान थे। उन्होंने कभी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी, हमेशा बातें करते थे तो बहादुरी की बातें करते थे, जेनेटिक बातें करते थे। यदि एक बार तो कितना भी बीमार आदमी क्यों ना हो, ऐसा ही क्यों ना हो, वो भी खड़ा हो जाता था। ये थी मेरे पिताजी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी लगा लो, बात लगा लो, उनके द्वारा दिया गया परिचय लगा लो। जय हिंद, जय भारत।